अवैध मादक पदार्थों की तस्करी तथा जाली नोट चलाने वालों के विरुद्ध धामला पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने लगभग 25 लाख रुपए कीमत की 125 ग्राम मादक पदार्थ, स्मैक पाउडर और परिवहन हेतु प्रयुक्त एक कार भी जब्त। डीएसटी टीम मेड़ता की सूचना पर दौरान नाकाबंदी थाना धामला पुलिस की रही कार्रवाई। 15 साल की मासूम का अपहरण के मामले में एक मुलजिम को 3 वर्ष के कठोर कारावास की सुनाई सजा, 10,000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने जिले के बाड़ी कोतवाली पुलिस थाना पर दर्ज हुए 15 वर्षीय मासूम का अपहरण करने के मामले में एक मुलजिम को दोषी करार देते हुए उसे 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 10,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली पुलिस थाना पर एक परिवादी ने 24 सितंबर 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री 22 सितंबर 2016 को स्कूल पढ़ने गई थी और स्कूल से वह अपने घर नहीं लौटी। पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग को दस्तयाब किया और उसके बयान दर्ज कर रेप संबंधी मेडिकल कराया। लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि मामले में 24 मई 2023 को पॉक्सो न्यायाधीश जमीर हुसैन ने मुलजिम एसवीर को 10 वर्ष का कठोर कारावास और 70,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है, लेकिन दूसरा मुलजिम पंजाब सिंह फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जो न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद आज शुक्रवार को मुलजिम पंजाब सिंह पुत्र झमोली राम निवासी खनपुरा धौलपुर को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 363 में 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माने से दंडित भी किया। सितंबर 2016 में थाना बाड़ी में दर्ज हुए प्रकरण संख्या 557/16 में नाबालिग को अपहरण व बलात्कार के दोषी एसवीर को दिनांक 24/5/2023 को 10 वर्ष की कठोर कारावास एवं 70,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जा चुका है। तब इस प्रकरण में दूसरा आरोपी पंजाब सिंह फरार चल रहा था, जो न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है, जिसको आज दिनांक 15/12/2023 को पॉक्सो न्यायाधीश श्री जमीर हुसैन जी ने उसे नाबालिग का अपहरण करने का दोषी मानते हुए उसे धारा 363 भारतीय दंड संहिता में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 10,000 रुपए के जुर्माने से किया दंडित। अलवर एडीजे संख्या कोर्ट नंबर 2 ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक संतराम गुर्जर ने बताया कि परिवादी ने थाने पर दी रिपोर्ट में बताया कि मेरी बेटी की शादी निरंजन सैनी पुत्र सुखराम सैनी निवासी पहाई गांव के पास सैनी समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन राजगढ़ में हुई थी। मेरी बेटी को निरंजन मारपीट एवं शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। काफी बार समझाने के बाद भी प्रताड़ित करना बंद नहीं किया। मेरी बेटी ने कुछ दिन पहले वह पूर्व में भी बताया कि वह शराब पीने का और शराब पीकर रोज मारता पीटता था, जिसकी सूचना 22 अक्टूबर 2019 को मिली कि उसकी मौत हो गई है। जब हम उसके ससुराल पहुंचे तो वो लोग उसका दाह संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे। हमने वहां पहुंचकर दाह संस्कार रुकवा दिया। मेरी बेटी ने कुछ दिन पूर्व बताया कि उसके साथ निरंजन सैनी मारपीट, वह मानसिक रूप से प्रताड़ित और उसका ससुर सुखराम, सास पांची देवी, गुड्डी देवी जेठानी, सुशीला सैनी जेठानी, सोनू सैनी जेठ व दहेज के लिए प्रताड़ित, गाली गलौज और मारपीट करते थे। उसका पति निरंजन शादी के दिए सामान के अलावा बाइक के लिए मेरी बेटी से कई बार कह चुका था, जिसकी गले में फंदा डालकर हत्या कर दी गई। इस मामले में आज एडीजे तो कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई। जी सर, बताया न्यायालय। और 22/10/2019 को सूचना मिली कि मेरी बेटी को मार दिया। मैं मालूम पड़ी तो वो पहले से शराब पीकर उसके साथ दहेज की मांग करना, मारपीट करना, मानसिक रोग से परेशान रखना, उसको बंद कमरे में रखना, खाना नहीं खिलाना। उसकी मौत की सूचना हुई तो वो दाह संस्कार कर रहे थे। उसको मौके पर प्रवादी डालसन द्वारा उसको रोकवाया गया और थाने को सूचना की गई। थाने ने उसमें मुकदमा FIR संख्या 482/2019 उद्योग नगर में दर्ज की। अनुसंधान किया गया। अनुसंधान में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मुलजिम के निरंजन सैनी उर्फ लाला के खिलाफ 15/12/2023 को श्रीमान न्यायालय द्वारा 498 में 3 वर्ष
और 5,000 रुपये का अर्थदंड व अदम अदायगी का 1 माह का कारावास और 304B में 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा न्यायालय ने सुनाई। किनके द्वारा आज ये सजा दी गई? ये अपर जिला सेशन न्यायाधीश संख्या 2 रेणु श्रीवास्तव जी जज साहब के द्वारा आज ये सजा दी गई है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम संतराम गुर्जर, अपर लोक अभियोजक संख्या 2। सीएम बनते ही एक्शन मोड में भजनलाल पेपर लीक पर एसआईटी गठित, अपराध रोकने को टास्क फोर्स बनाई। राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद भजनलाल शर्मा एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी और संगठित अपराध रोकने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के कुछ घंटों बाद ही भजनलाल शर्मा एक्शन मोड में आ गए। उन्होंने पेपर लीक मामलों की जांच के लिए एसआईटी बनाने और राज्य में संगठित अपराध को नियंत्रित करने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क बनाने की घोषणा की। शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में पदभार संभालने के बाद शर्मा ने कहा कि महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार उन्मूलन हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन पर चलते हुए प्रदेश की डबल इंजन सरकार किसानों, गरीबों और महिलाओं और युवाओं को ध्यान में रखते हुए कड़े फैसले लेगी और राजस्थान को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाएगी। सीएम शर्मा ने आगे कहा कि पिछले कुछ सालों में राज्य में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य की महिलाओं में सुरक्षा की भावना विकसित करने के लिए महिलाओं के खिलाफ अपराधों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। शर्मा ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होनी चाहिए ताकि राज्य की महिला शक्ति को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। क्या लोकसभा चुनाव में होगा शिवराज और वसुंधरा का अहम रोल? जानिए सीएम पद जाने के बाद कहां है बाकी बीजेपी नेता। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बम्पर जीत के बाद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद के लिए नए चेहरों को चुना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा ने शपथ ली है। ऐसे में अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि इन राज्यों में बीजेपी पुराने अनुभवी और कद्दावर नेताओं को कहां सेट करेगी। दरअसल छत्तीसगढ़ में पार्टी ने डॉक्टर रमन सिंह को विधानसभा स्पीकर का पद दिया है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे के पद को लेकर अभी भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। ऐसे में इन्हें सरकार या केंद्रीय राजनीति में बड़ा रोल दिया जाएगा, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। साल 2018 के चुनाव में बीजेपी को इन तीनों राज्यों में शिकस्त के बाद सत्ता से बाहर होना पड़ा था। तब पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर रमन सिंह और वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय संगठन में उपाध्यक्ष बना दिया था। सीएम बने भजनलाल शर्मा के पीछे है किसका हाथ? जानिए पर्दे के पीछे रहकर किसने खिलाया कमल। 48,000 से ज्यादा मतों से भजनलाल शर्मा चुनाव जीते और उसके बाद अचानक से जब विधायक दल की बैठक हो रही थी तब सबसे आखिरी पंक्ति में बैठने वाले भजनलाल शर्मा को राजस्थान के मुख्यमंत्री का ताज पहनाया गया। इन सब के पीछे किस व्यक्ति की रणनीति थी, उस व्यक्ति की रणनीति को समझना जरूरी है और किस तरह से रणनीति बनाई गई इसे भी समझना जरूरी है। आपको बता दें कि जब राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार थी, राजस्थान में बीजेपी के संगठन महामंत्री को बदल गया था। यहाँ पर चंद्रशेखर के रूप में नए महामंत्री की नियुक्ति हुई थी। चंद्रशेखर को ग्रास रूट पर संगठन के लिए काम करते हुए उत्तर प्रदेश में काफी समय हो गया था। चंद्रशेखर सितंबर 2017 से राजस्थान में काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर आरएसएस के प्रचारक हैं और उनके प्रयासों से साल 2018 में लोकसभा चुनाव में पार्टी को बड़ी जीत मिली थी। इसके बाद अब विधानसभा चुनाव में उन्होंने पूरा पासा पलट दिया है। एक कार्यकर्ता से की मुलाकात। जब राजस्थान में चंद्रशेखर की नियुक्ति हुई तब उन्होंने यहाँ की रणनीति को समझने के लिए पूरी तरह से जुट गए थे। लगातार उन्होंने राजस्थान बीजेपी कार्यालय में रहकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इतना ही नहीं, जो कार्यकर्ता अध्यक्ष से नहीं मिल सकते थे, जिनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा था, उन सभी कार्यकर्ताओं से चंद्रशेखर मिलते थे। शिमला बैंक डकैती के आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में किया गया पेश। गैंगवार की आशंका को लेकर न्यायालय परिसर को पुलिस छावनी में किया तब्दील। आरोपियों ने ही एसपी को गैंगवार की जताई थी आशंका। 2018 में एसबीआई बैंक में डाली थी डकैती। आरोपी राजेश उर्फ लीडरिया निवासी रूपसराय हरियाणा, सीआई आसाराम गुर्जर व कई थानों की पुलिस सहित कमांडो भी किए गए तैनात।
रेलवे फाटक के पास खेल मैदान की भूमि पर चार दीवारी को लेकर ग्रामीणों ने किया थाने में जमकर हंगामा। भलाई समाज द्वारा खेल मैदान की भूमि पर जबरन किया जा रहा है कब्जा। आक्रोशित ग्रामीणों ने तहसीलदार व एसडीएम के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पूर्व एसडीएम व तहसीलदार की मिलीभगत से सरकारी खेल मैदान की जमीन नरसिंह मंदिर के नाम दर्ज की गई। रेलवे फाटक के पास राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का खेल मैदान की चार दीवारी को लेकर कस्बे के लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। सीनियर अधिवक्ता राजकुमार का कहना है कि खेल मैदान की भूमि पर भलाई समाज के लोगों के द्वारा खेल मैदान की चार दीवारी कराई जा रही है। इतना ही नहीं, भलाई समाज के लोगों ने पूर्व में प्रशासन से मिलीभगत कर खेल मैदान की जमीन को नरसिम्हा मंदिर के नाम जमाबंदी में जमा करवा दी। खेल मैदान की जमीन पर सारे राष्ट्रीय कार्यक्रम व प्रतियोगिता कराई जाती है। यदि इसकी चार दीवारी होने दी गई तो खेलों की तैयारी कर रहे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। इसी को लेकर सर्वप्रथम हाई स्कूल में मीटिंग कर थाना अधिकारी राजपाल चौधरी को चार दीवारी रुकवाने के लिए एप्लीकेशन दी है। थाना अधिकारी ने आश्वासन दिया कि तुरंत प्रभाव से खेल मैदान की चार दीवारी रुकवा दी जाएगी। साथ ही तहसीलदार व एसडीएम के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। चार दीवारी को लेकर कस्बे के लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। मामला ये है, आज से शुरू से हमारे पापा जी के नाम से ये फील्ड था। हमारे पापा जी ने स्कूल में हेडमास्टर थे और उनके गुरुजी थे श्री छुट्टेलाल मिश्र जी और उनकी बात हुई, उन्होंने इस मंदिर के फील्ड को बच्चों के नाम दे दिया। ये मंदिर हमारा है। रघुवर दयाल जी जब सरपंच थे, सेटलमेंट में करके सुंदर बनिया के नाम ये मंदिर की जो एक पड़क पड़ी है साइड में और मंदिर, ये सेटलमेंट में करके भलाई समाज के नाम करके उस बार हमारा मुकदमा चला। मुकदमे में हम बच्चे थे, हमारे पापा जी नहीं लड़ पाए। उसके बाद इन्होंने क्या फील्ड पे भी कब्जा करने की कोशिश करी और इनको बार बार चेताते हुए आज भी हमारे नाम कागज बोल रहे हैं। इन्होंने क्या आपस में मिली भक्ति से मंदिर का नाम भी बदल दिया और मंदिर की जमाबंदी बदल गई। इसमें कोई बड़ी प्रशासन गड़बड़ हुई है और कल भी मैंने अधिकारी को दोनों को फोन करा है, मैं साहब वो काम रुक रहा है, मैं जयपुर हूँ, उस काम को रुकवाओ, नहीं तो बड़ी कोई भी हिंसा हो सकती है। इन्होंने मुझे ऐसा जवाब दिया, हम क्या करें, काम हो रहा है तो रुक होने दो। इस कारण से ये आज भलाई समाज से मिलकर इस काम को शुरू कर रहे हैं। भलाई समाज क्या कर रहे हैं वो मंदिर फील्ड के खेल ग्राउंड के ऊपर बाउंड्री कर रहे हैं। बच्चों का फील्ड है, गांव बस्ती का फील्ड है। हमने तो आज तक उस फील्ड को छेड़ा ही नहीं, न हमने कभी वापस लेने की कोशिश करी। हमने तो हमारे पापा जी ने जो दे दिया उसको आज भी हम उस मुयान पे कि भाई फील्ड बच्चों का रहेगा। मैं राजकुमार यादव एडवोकेट, पूर्व सरपंच चिलौरा, पंचायत समिति सदस्य रामगढ़ भी रहा हूँ। आज़ादी से पहले खेल मैदान रेलवे फाटक रामगढ़ के पास हम देखते आ रहे हैं। वहाँ पर गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और अन्य प्रोग्राम, राजकीय प्रोग्राम, सामाजिक प्रोग्राम लगातार होते आ रहे हैं। राजस्व रिकॉर्ड में वो मंदिर श्री धोकलदास और पुजारी विनोदी लाल मास्टर जी थे। हमारी जानकारी में आया पुजारी श्री विनोदी लाल मास्टर जी ने अपने जीवन काल में उक्त स्थान को जो करीबन 4 बीघा से ज़्यादा है वो खेल मैदान को मौखिक रूप से दान कर दिया था, क्योंकि मंदिर की जमीन थी इसलिए दान पत्र लिखित में नहीं हो पाया, लेकिन मौखिक रूप से दान कर दिया था। तब से लगातार उससे पूर्व आज तक खेल मैदान के रूप प्रयोग कर रहे हैं और सारे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस भी वहाँ सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की देखरेख में मनाए जाते हैं और बच्चे वहाँ खेल मैदान को उपयोग करते आ रहे हैं। करीबन 1 माह पूर्व चुनावों का फायदा उठा करके ना कुछ समाज विशेष के लोगों ने जबरन कब्जा करने की नीयत से वहाँ दीवार बनाना शुरू कर दिया था, जिसका ज्ञापन एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब रामगढ़ को दिया। उन्होंने उस समय तुरंत संज्ञान लेकर काम को रुकवा दिया, लेकिन कल से फिर दोबारा से काम चालू कर दिया। रामगढ़ की पूरी विधानसभा के क्षेत्र के लोगों में, जो जागरूक नागरिक है, सबके क्षेत्र के लोगों में बड़ा गुस्सा है, रोष है। खेल मैदान होने के कारण विद्यालय के जो प्राचार्य हैं उन्होंने भी पूर्व में अपने लेटर हेड के ऊपर लिख के दिया था खेल मैदान उसको खुर्द-बुर्द ना करें। आज भी लेटर पैड पर लिख के दिया है। कल कस्बे के जागरूक नागरिकों ने श्रीमान एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था। एसडीएम साहब ने तहसीलदार को मार्क कर दिया और तहसीलदार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आज भी काम चालू है। मेरा सीधा सा आरोप तहसीलदार रामगढ़ पर और जो नगर पालिका का कार्यभार भी जो ईओ का उनके पास है, उन पर दोनों पर आरोप है कि वो जानबूझ करके ना समाज विशेष को लाभ देने की नीयत से इस कार्य को करवा रहे हैं। वहाँ
कीमती जगह है, सैकड़ों दुकानें निकलेंगी और हो सकता है कोई इसमें खेलबाजी भी कर लिया हो। इसी प्रकार से कस्बे में जो राज्य के कॉलेज जो मंजूर हुई थी, उसमें भी राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से एक व्यक्ति विशेष को लाभ देने की गर्ज से 91 का नोटिस दे दिया, जबकि 91 का नोटिस देने का अधिकार तहसीलदार को नहीं था, क्योंकि वो कॉलेज की ऑटोनोमस संस्था को अलॉट हो चुकी थी। और उसी का आधार वो हाईकोर्ट में जाकर के ना स्टे लिया है और उसकी आड़ में लगातार निर्माण कार्य करता चला रहा है। उसका भी हमने लिखित में दिया था और काम नहीं रुकवा करके ना, और उस व्यक्ति से मिल करके ना और पैसे लेकर के ना, मैं तो इतना आरोप लगाऊंगा, पैसे लेकर के ना वहां पर निर्माण कार्य चालू करवा दिया। अखबार बार बार लिख रहा है, लोगों कस्बे के लोग बार बार लिख रहे हैं, प्राचार्य लिख रहा है, उसके बावजूद काम को नहीं रुकवा रहे। और जो ये खेल मैदान है, ये नरसिंह दास महाराज के नाम संवत 2036 में आ गया राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से। 36 में इंदिराज आ गया, लेकिन 36 से पूर्व का जो रिकॉर्ड था वो मंदिर श्री धोकलदास महाराज और पुजारी स्वर्गीय विनोदी लाल जी थे। राजस्व रिकॉर्ड में जो इंदिराज की गलती की है, रिकॉर्ड की जो गलती की, वो राजस्व कर्मचारियों ने की है। एसडीएम साहब के तहसीलदार के संज्ञान में 1 महीने पहले आ गया, तो पटवारी से रिपोर्ट लेकर स्वतः ही उनको दुरुस्त करना चाहिए। 136 के प्रार्थना पत्र का इंतजार नहीं करना चाहिए। और 136 का प्रार्थना पत्र कौन लगाएगा, क्योंकि इसमें तो कोई है नहीं, संस्था या व्यक्ति विशेष है नहीं। खेल मैदान को दे दिया, प्राचार्य द्वारा एप्लीकेशन दे दी, कस्बे के द्वारा ज्ञापन दे दिया, तो संज्ञान नहीं ले रहे। अब स्थिति बिगड़ गई है। कस्बे के लोग, साथ साथ जो खिलाड़ी हैं, बच्चे हैं, आम नागरिक हैं, पूरी विधानसभा के लोग आज एकत्रित हुए और तहसीलदार एसडीएम के रवैये के विरोध में नारेबाजी की। उनके रवैये से नाराज हैं। कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति पैदा हो गई है। इसलिए थाना अधिकारी महोदय से मिले, थाना अधिकारी महोदय ने तुरंत संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि मैं जन भावनाओं की कदर करते हुए और काम को रुकवा रहा हूँ। इसलिए हम अभी, जब तक काम नहीं बंद होता, हम बिल्कुल शांत है। काम बंद होने तक हम शांत है। काम बंद नहीं होगा तो पूरे सभी लोग मिलकर के मौके पर जाएंगे। कानून व्यवस्था बिगड़ती तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की स्वयं की होगी। धन्यवाद। राजस्थान बीएसटीसी आवंटन परिणाम जारी। यहाँ देखिए आगे के कार्यक्रम की महत्वपूर्ण तिथियां। समन्वयक कार्यालय राजस्थान ने राजस्थान बीएसटीसी 2023 आवंटन परिणाम जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने काउंसलिंग राउंड के लिए खुद को पंजीकृत किया है, वे राजस्थान बीएसटीसी की आधिकारिक वेबसाइट पंजीयक pre-dled.in के माध्यम से परिणाम देख सकते हैं। आधिकारिक सूचना के अनुसार उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल की मदद से संस्थान आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे क्या करना होगा? जिन उम्मीदवारों को सीट आवंटित की गई है, उन्हें 13,555 की शुल्क राशि का भुगतान 16 दिसंबर से 26 दिसंबर 2023 तक ई-मित्र डेबिट क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से करना होगा। वहीं 16 से 27 दिसंबर 2023 तक अभ्यर्थी अपने लॉगिन क्रेडेंशियल की मदद से आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्था में प्रवेश हेतु दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार 16 दिसंबर से 27 दिसंबर 2023 तक आवंटित संस्थान में रिपोर्ट कर सकते हैं। अधिक संबंधित विवरण के लिए उम्मीदवार राजस्थान बीएसटीसी की आधिकारिक वेबसाइट पंजीयक pre-dled.in देख सकते हैं। 500 के नकली नोटों से खरीद रहा था सामान, पुलिस ने आरोपी युवक को धर दबोचा। झुंझुनू जिले के चिड़ावा कस्बे से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। चिड़ावा पुलिस व डीएसटी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक युवक को 500 के 22 नकली नोटों के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। चिड़ावा सीआई विनोद सामरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि डीएसटी प्रभारी कैंप चिड़ावा के एएसआई शेर सिंह फोगाट के जरिए फोन सूचना दी कि पिलानी चौराहे पर श्याम टी स्टॉल के सामने नकली नोटों से सामान खरीद रहा है, जिस पर पुलिस टीम रवाना होकर मौके पर पहुंची तो देखा कि कुल्हरियों का बास निवासी अमित पुत्र हवा सिंह जाट पिलानी चौराहे पर स्थित दुकान वालों को 500 के नकली नोट देकर सामान खरीद रहा था, जिस पर पुलिस ने आरोपी को पकड़कर तलाशी ली तो उसके पास से 500 के 22 नकली नोट बरामद किए गए तथा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस आरोपी से नकली नोटों के संबंध में गहनता से पूछताछ कर रही है। चिड़ावा सीआई विनोद सामरिया ने बताया कि आरोपी युवक अमित के खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित पूर्व में भी 2 मुकदमे दर्ज हैं।